क्लासेस अभी तक आपने एक चीज देखा था कि कुछ टर्किश लोग हुआ करते थे जो गेट कीपर थे, वो अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिए थे। इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद जो इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद ने 600 एडी के अराउंड में बनाया था, उसको कन्वर्जन करके तर्क अपने आप को उसका डिफेंडर और क्रूसेडर बताने लगते हैं कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे और हम इसको अब फैलाएंगे। उसके बाद मोहम्मद गजनी इंडिया के अंदर इन्वेट करता है, सोमनाथ को 1025 में 1025 में लूटता है, प्लंडर करता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी गजनी पे अटैक करता है, गजनी को डिस्ट्रॉय करके गजनी पे अपना राज्य बनाता है। उसके बाद गौरी इंडिया की तरफ नजर करके देखता है और इंडिया की तरफ नजर करने के बाद इंडिया में अटैक करना स्टार्ट करता है। इंडिया के अंदर जब एंट्री करता है तो राजपूत को उसके सामने खड़े हुए उसे राजपूत मिलते हैं। राजपूत में पृथ्वीराज चौहान से वो लड़ता है, पहला बैटल हार जाता है, बैटल ऑफ टरेन, और उसके बाद दूसरा बैटल ऑफ टरेन नंबर 2 जीत जाता है। बैटल ऑफ टरेन नंबर 2 जीतने के बाद वो अंडर एंट्री करता है जिसके हेल्प से वो बैटल नंबर 2 जीता होता है जयचंद। उसके साथ भी उसके जनरल की लड़ाई होती है, उसका जनरल उसको हरा देता है बैटल ऑफ चांदवार में, और जिसके बाद टर्किश एम्पायर इंडिया में कहीं ना कहीं अपनी नींव रख देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ स्लेव, वो उसका स्लेव था, बट उसको जनरल बना के वो इंडिया में छोड़ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपने देखा था कि स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कंटिन्यूटी में बहुत सारे रूलर्स आते जाते हैं और लास्ट हमने जब क्लास में छोड़ा था तो हम गयासुद्दीन बलबान की कहानी पढ़ रहे थे। गयासुद्दीन बलबान एक बहुत ही क्रूअल, एक बहुत ही सनकी टाइप का आदमी था। उस गयासुद्दीन बलबान ने क्या किया था, गयासुद्दीन बलबान ने नोबल्स को मैंने आपको बताए थे, कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स थे जो उसको पसंद नहीं करते थे गयासुद्दीन बलबान को, क्योंकि गयासुद्दीन बलबान अपने आप को भगवान का, अपने आप को अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव बताता था और वो लोगों से कहता था कि मेरे आगे सर झुकाओ, मेरे पैर चूमो, ये सब चीजें करवाता था। तो वो बेसिकली नोबल्स को पसंद नहीं आ रहा था। एक और चीज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाई, याद तो रखना ही है। क्या चीज मैंने आपको बताई थी? मैंने आपको यह बताई थी कि गयासुद्दीन बलबान क्या करता था, जो टर्क्स होते थे उन टर्क्स को अच्छी पोजीशन देता था, लेकिन जो मुस्लिम्स होते थे, जो रियल मुस्लिम्स होते थे, उन रियल मुस्लिम्स को बहुत लोअर पोजीशन पे रखता था, उनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं देता था। वो कंपैरिजन में मुस्लिम्स को, जो एक्चुअल मुस्लिम्स होते थे, उनको बहुत नीचा समझता था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत डिससैटिस्फैक्शन और बहुत प्रॉब्लम और बहुत परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही थी। गयासुद्दीन बलबान के बाद अगर हम रूलर्स की बात करते हैं, स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर्स थे, जो वीक थे, उतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे गयासुद्दीन बलबान के जैसे, तो उसमें एक रूलर था, जो लास्ट रूलर आपको ध्यान रखना है, वो था आपका कायकुबाद। ये लास्ट रूलर है, कायकुबाद ऐसा कुछ इसका नाम है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1287 से 1290 तक का पीरियड है। आपको ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि लास्ट रूलर है, दैट्स इट। कायकुबाद जो है ये लास्ट रूलर है, और इसको मारा था एक मुस्लिम ने इसको मारा था, क्योंकि मुस्लिम्स की बहुत खराब पोजीशन कर दी थी और टर्क्स की काफी अच्छी पोजीशन कर दी थी। तो एक मुस्लिम जिसका नाम था खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, उसने इसको मार दिया था। उस जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मारा और अपनी खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। मतलब स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे 1290 में अंत हो गया। कायकुबाद के बाद कोई बचा नहीं स्लेव डायनेस्टी का राजा, और वहां खिलजी डायनेस्टी बनाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी आ गया। जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी हर चीज उल्टी कर रहा था जो बलबान ने की हुई थी, हर चीज रिवर्स। जलालुद्दीन खिलजी नॉन टर्क था, मैंने आपको पहले ही बताया। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1290 से 1320 का टाइम पीरियड है, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी इज अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी आपने मूवी भी देखी है, पद्मावत। अलाउद्दीन खिलजी द मोस्ट इंटरेस्टिंग रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। ही वाज द क्रूएलेस्ट वन, क्रूअल था, सनकी था, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वर लाइक परफेक्ट। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, लेकिन पागल आदमी था, सीधी सी बात यह है। खिलजी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होता है 1290 में, जब क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी मार देता है इसको, क्या नाम है, कायकुबाद को, और निपटा के अपनी डायनेस्टी की स्थापना करता है। ये बंदा नॉन टर्क था, मैंने आपको बताया, और मुस्लिम जो थे वो अनसेटिस्फाइड थे कि जो पॉलिसीज मुस्लिम के साथ हो रही थी, उनको प्रॉब्लम होती थी उन चीज से, इसलिए एक मुस्लिम नहीं मारा और जलालुद्दीन खिलजी किंग बन के आ गया। जब वो किंग बन के आता है तो वो कोशिश करता है सारी पॉलिसीज उल्टी करने का, जो पॉलिसीज बलबान यूज करता था, जो हार्श पॉलिसीज यूज करता था। तो इसकी जो पॉलिसीज थी वो बलबान की पॉलिसीज के अपोजिट थी, अपीजमेंट पॉलिसी थी, अच्छी पॉलिसी थी, लोगों को तकलीफ करने वाली पॉलिसी नहीं थी। ये बंजा जो था ये लड़ाई में ज्यादा बिलीव नहीं करता था। इसको लगता था कि बिना लड़ाई के अगर काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको ये लगता था कि बिना लड़ाई के, बिना वॉर के अगर चीजें निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है। इस टाइप का ये बंदा था। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1296, 1290 से 1296 का इसका पीरियड है, और ज्यादा टाइम नहीं चल पाया क्योंकि इसका एक, क्या कह लो आप, जनरल
जो बाद में इसका सन इन लॉ बन गया था, उसने इसको मार दिया था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और वो सन की था, वो इसका अपोजिट था। इसके अपोजिट से क्या, वो बलवान से भी ज्यादा क्रूअल था। ठीक है, इसने सेकुलरिज्म की पॉलिसी अपनाया क्योंकि ये जानता था हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर उस समय मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदूज की है, तो अकेला जबरदस्ती इस्लाम किसी के ऊपर थोपूंगा तो रिवोल्ट होने की और प्रॉब्लम होने की दिक्कत है। मैं एक राजा हूं, मुझे सेकुलर अप्रोच रखनी चाहिए, तो इसने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया था। इस चीज को ध्यान है। इसको बोला जाता है क्लेमेंसी जलालुद्दीन, इसको बोला जाता है क्लेमेंसी जलालुद्दीन। इसको इसलिए ऐसा बोला जाता है, इसको ऐसी इज्जत इसलिए दी जाती है क्योंकि इसने कभी लड़ाई का सपोर्ट नहीं किया। ये पीस चाहता था, ये रूल करना चाहता था, किंगडम चलाना चाहता था बिना लड़ाई बिना वॉर के, तो इसको बहुत लोग इज्जत देते थे उस टाइम पे। ठीक है, नोबल्स भी इसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। जो इसके पीरियड में नोबल्स होते थे, जिनको बलवान ने परेशान कर रखा था, तो इसके पीरियड में जो नोबल्स थे ना, वो नोबल भी इसकी काफी इज्जत करते थे क्योंकि ये एक ऐसा आदमी था जो नॉर्मल तरीके से, सही तरीके से चलता था। ठीक है, अगर इसकी हम डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात करेंगे तो एक रिवोल्ट हुआ था, ये आप उसको बस ध्यान रखना किसके पीरियड में रिवोल्ट हुआ था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मलिक छाजूर रिवोल्ट, मलिक छाजूर रिवोल्ट जो हुआ था, ये जलालुद्दीन के पीरियड में हुआ था, जिसको इसने सप्रेस किया था। ये जो हुआ था, ये कारा में हुआ था, यूपी में जगह है ये कारा। तो यहां पे एक रिवोल्ट हुआ था, मलिक छाजूर रिवोल्ट। ये किस पीरियड में हुआ था, ये जलालुद्दीन के पीरियड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसने अलाउद्दीन खिलजी को एक कारा जो जगह है जहां पे रिवोल्ट हुआ था, वहां का गवर्नर अपॉइंट किया था, और अलाउद्दीन खिलजी एक्चुअल में इसका सन इन लॉ भी था और इसका नेफ्यू भी था। तो बेसिकली इनके रिलीजन्स में यहाँ पे क्या होता था, पुराने जमाने में यहाँ पे इस तरीके से नेफ्यू और अपनी बेटी से शादी वगैरह ये लोग कर लेते थे। तो यहाँ पे सिस्टम क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी था वो नेफ्यू भी था और इसका सन इन लॉ भी था, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी क्रूअल बंदा था, सनकी बंदा था। मंगोल इन्वेजन की बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मंगोल्स को डिफीट किया था। मंगोल अभी तक आप देख रहे थे कि मंगोल्स अभी तक घबराए हुए लोगों को घबराते थे, लोग उनसे घबराते थे, लोग उनसे घबराए हुए रहते थे मंगोल से। मंगोल जब भी अटैक करने के लिए आते थे लोग डर जाते थे। आपने अभी तक देखा था कि मंगोल से बलवान तक दोस्ती करके रखना चाह रहा था, बट यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी आर्मी भेज के मंगोल्स को भी डिफीट किया है 1292 के अंदर। ठीक, उसके बाद जलालुद्दीन का एंड हो जाता है, जलालुद्दीन मर्डर किया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को। और उसका रीजन ये होता है कि जो जलालुद्दीन की पॉलिसी होती है कि भाई लड़ाई नहीं करेंगे, पीस में रहेंगे, वो अलाउद्दीन खिलजी को जम नहीं रही होती है। अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि राजा जो लड़ाई नहीं करेगा वो राजा काय बात का है, जो एक्सपेंड नहीं करेगा, जो लोगों को बर्बाद नहीं करेगा, जो अपने को आबाद नहीं करेगा लोगों को बर्बाद करके, वो राजा किस बात का राजा है। तो अलाउद्दीन खिलजी को वो चीज जमती नहीं थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसका मर्डर कर दिया और खुद बैठ गया किंगडम में। आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को निपटा के अपने राज सिंहासन हासिल कर लेता है। लेकिन यह चीज काफी लोगों को पसंद नहीं आती है, काफी नोबल्स को पसंद नहीं आती है। जो नोबल्स जलालुद्दीन खिलजी के फेथफुल थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के राजा बनने के बाद उनको जमता नहीं है, उनको ये चीज समझ में नहीं आती, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि कोई मर्डर करके इस तरीके से गलत तरीके से राजगद्दी हासिल कर रहा है। यहां पे अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजगद्दी हासिल करता है। ये उससे पहले गवर्नर था अवध रीजन का, कारा रीजन का ये गवर्नर हुआ करता था, मैंने आपको अभी बताया था। जब ये जलालुद्दीन खिलजी को मार कर देता है तो नोबल्स जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं और इसको अपना राजा मानने से मना कर देते हैं। नोबल्स मतलब हाई ऑफिशियल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, जिनके डिस्कशन में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो लोग इसकी सुप्रीमेसी मानने से मना कर देते हैं। कहते हैं हम तुम्हें नहीं मान पाएंगे राजा, तुमने गलत काम किया है। तो इसे कहता है मत मानो, ये कहता है मत मानो, मैं को कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। तो इसने क्या किया, इसने नोबल्स ही बदल डाले, इसने जो पुराने नोबल से सारे हटा दिए। इसने कहा जिसको मेरी बात माननी है, जो मेरे को राजा मानेगा वही नोबल होगा। इसने नोबल्स ही रिप्लेस कर दिए और ऐसे नए नोबल लेके आया जो सीधी सीधी बात एक्सेप्ट करते थे कि कोई भी जो इंसान सिंहासन में बैठा है वो हमारा राजा है, अब वो कैसे भी बैठा हो। मतलब इसने थोड़ा सिस्टम बदल दिया, इसने हियरार्की वाला सिस्टम बदल दिया कि भाई राजा का बेटा राजा बने वाला सिस्टम इसने चेंज कर दिया, लेकिन गलत तरीके से। इसने मर्डर करके बैठ गया वहां पे और इसने यहाँ पे ये सिस्टम बनाया कि जो राजगद्दी में बैठा है वो राजा है और नोबल्स को उसकी बात माननी पड़ेगी, नोबल्स ही बदल दिया। दूसरा इसने लोगों को और जो नोबल्स थे उनको प्रेशराइज करना भी स्टार्ट किया। प्रेशराइज करना स्टार्ट मतलब इसने अपनी तरफ ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कि भाई मेरी बात ये लोग माने और ज्यादा इधर उधर बातें ना फैलाए मेरे लिए उल्टी सीधी। अब क्या होता है ना, जब भीड़ में 10 लोग बैठते हैं और उसमें से अगर एक आदमी भी उल्टा बोल रहा है तो 10 के 10 उसकी जबान बोलने लगते हैं। तो सच्चाई आप जानते हैं, तो रियलिटी है। अब एक आदमी अगर मान लो एक आदमी खराब बोलता है किसी के लिए और वो 50 लोगों की भीड़ में चला जाता है, तो वो 50 में से कम नहीं तो 20 से 25 लोगों को तो इन्फ्लुएंस कर ही देगा ना। ये जानता था कि अगर मेरे बारे में एक भी नोबल खराब बोलता है और वो जाके भीड़ में बैठता है तो वो मेरे बारे में गलत चीजें मेरी प्रजा में पहुंचेगी। तो इसने क्या किया, इसका एडमिनिस्ट्रेशन काफी इसमें इंटेलिजेंट था। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अगर देखा जाए, ही वाज एक्चुअली द इंटेलिजेंट पर्सन। ये क्या करता है, ये फेस्टिवल्स को बैन कर देता है
कहता है फेस्टिवल में तो लोग मिलते हैं, फोन तो है नहीं लोगों के पास, मोबाइल तो है नहीं, फेस्टिवल में तो मिलते हैं, तो फेस्टिवल बैन करता हूं। इसने फेस्टिवल बैन कर दिया, लोग मिल ही नहीं पाएंगे तो मेरे बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे तो मेरी खराब बातें फैलेंगी नहीं। दूसरा, इसने लिक्वर वगैरह को बैन कर दिया। इसने कहा बेटा दारू पी के ज्यादा तुम बोलते उल्टा सीधा है, अब दारू मिलेगी ही नहीं, बैन कर दी इसने कि भाई आप क्या बोलोगे मेरे बारे में। तो यहां लिक्वर इसने बैन कर दिया। इसने शादी करने में लोग लगा दी कि भैया जो भी नोबल्स हैं जब वो शादी वादी करेंगे तो पहले मेरी परमिशन लेंगे। मतलब इसने हर वो चीज पे रोक लगाई जिस चीज पे लोगों का कनेक्शन, लोग सोशल होते थे, सोशल विद गैदरिंग इसने बेसिकली रोकी, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि इसको लगता था जो नोबल इसको पसंद नहीं करते हैं वो नोबल इधर उधर बात फैलाएंगे और फिर इसकी बेइज्जती होगी, और बेइज्जती नहीं तो कम से कम इसकी प्रजा जो है वो इसको गलत समझने लग जाएगी, जो ये नहीं चाहता था। इसलिए इसने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई और फिर इसने बाद में पूरे नोबल सारे एक एक करके बदल डाले, और जो अब नए नोबल रखे वो सारे इसके पालतू थे, ऐसे मान के चलो। जैसे मैंने यहां लिखा भी है, रिमूव्ड ओल्ड नोबल्स एंड अपॉइंटेड न्यू वंस। वो ऐसे नोबल्स थे कि जो राजगद्दी पे बैठा है वो राजा है। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ बहुत फेमस जनरल थे। अलाउद्दीन खिलजी पहले खुद जनरल था, उसके बाद इसने अपने जनरल अपॉइंट करने स्टार्ट किए। इसका एक जनरल था उलुग खान और दूसरा जनरल था नुसरत खान। इन लोगों ने इसको गुजरात जीतने में हेल्प करी, गुजरात इसने कॉन्कर करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत एरिया कॉन्कर कर दिए थे, और ये पहला ऐसा किंग था, ये पहला ऐसा मुस्लिम किंग था जिसने साउथ इंडिया तक एंट्री कर दी थी, साउथ इंडिया तक पहुंचने की पूरी कोशिश की थी इसने। तो ये उलुग खान और नुसरत खान ने, इन लोगों ने इसको गुजरात जीतने में काफी हेल्प की थी, गुजरात जीत गया था। इसने रणथंभौर कैप्चर किया था, एक रूलर था वहां हमीरदेव, हमीरदेव से रणथंभौर कैप्चर कर लिया था। अगर आपको याद हो तो इल्तुतमिश के टाइम पे जब इल्तुतमिश ने राजगद्दी हासिल की थी तो राजपूत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उन लोगों ने कहा था अब हम इनकी सुप्रीमेसी नहीं मानेंगे, और वो अपने किंगडम खुद चलाने लग गए थे। उसके बाद थोड़े थोड़े किंगडम, उनमें से कुछ लोग हारे भी हैं, इल्तुतमिश से भी हारे हैं, राजाओं से भी हारे, लेकिन जो पूरा का पूरा सुप्रीमेसी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बन गई थी कि पूरा राजपूत का कंट्रोल अब उनके हाथ में आ चुका था, टर्किश के हाथ में, वो इल्तुतमिश के राजा बनते टाइम चला गया था। इल्तुतमिश जब राजा बना था तो राजपूत छोटे छोटे किंगडम अपने खुद संभालने लग गए थे। उसके बाद एक एक करके किंगडम वो लोग हारते गए। तो यहाँ पे अलाउद्दीन ने रणथंभौर कैप्चर किया। उस समय रणथंभौर को जो किंगडम चला रहा था वो था हमीरदेव, ये चला रहा था। उसके बाद इसने बहुत सारे राजपूत की जगह कैप्चर करी, जैसे आप जानते हो मालवा, एंड द फेमस वन इज चित्तौड़, पद्मावत। चित्तौड़ कैप्चर किया, धर कैप्चर किया, उज्जैन कैप्चर किया, चंडेरी, जालोर, ऑलमोस्ट जितने भी राजपूत की जगह जो किंगडम्स थे, जो इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर रखे थे और चला रहे थे, इसने ऑलमोस्ट सारे को सारे कैप्चर कर लिए। इसकी पॉलिसीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही वॉज एक्चुअली अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। He was actually a good administrator. See, we have to study the policies as per the examination point of view also. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ रिफॉर्म्स है जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आया था, जैसे इसने एक सिस्टम शुरू किया, दाग एंड चेहरा सिस्टम। दाग एंड चेहरा, देखो क्या होता था, जो इसने नोबल्स अपॉइंट किए थे उन नोबल्स को कुछ कुछ काम दिया जाता था, कुछ कुछ टास्क दिए जाते थे। हर नोबल को कुछ घोड़े असाइन किए जाते थे, कुछ आर्मी असाइन की जाती थी। घोड़े असाइन होते थे, जैसे नोबल 10 नोबल है तो 10 के 10 नोबल को अलग अलग नंबर ऑफ घोड़ा, नंबर ऑफ हॉर्सेस और नंबर ऑफ पीपल, मतलब सर्टेन लोगों की आर्मी असाइन की जाती थी कि भाई इस नोबल को इतने लोग असाइन कर दिए गए, इतने घोड़े असाइन कर दिए गए, ऐसे करके। ठीक है, तो इसने क्या एक नया सिस्टम चालू किया कि घोड़े, क्योंकि शक्ल तो घोड़ों की एक जैसी लगती है ना, घोड़ों की शक्ल तो मैच करती है, ऐसा तो होता नहीं कि हर घोड़े की अलग शक्ल हो और आप पहचान जाओ। तो इसने क्या किया, दाग मतलब एक सिस्टम शुरू किया जिससे हम घोड़ों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उनपे स्पॉट लगा के ये पता लग जाता था कि ये घोड़ा इस नॉवल का है, ये घोड़ा इस नॉवल का है। तो नंबरिंग आप ऐसे मान लो, नंबरिंग का सिस्टम कि भाई ये घोड़ा इस नंबर का है, ये घोड़ा इस नंबर का है, ये घोड़ा इस नोबल को बिलोंग करता है, वो दाग सिस्टम इसने स्टार्ट किया, घोड़ों पे टैग लगाने का, ऐसे मान लो। उसके बाद एक चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया कि भाई जो सोल्जर्स होते हैं, वो सोल्जर्स, हमारे पास कितने सोल्जर्स हैं कि किसी और आर्मी का किसी और बाहर की किसी बंदे का सोल्जर आके हमारी आर्मी में घुसना जाए, हमारे वेश बना के। इसने क्या किया, जो जितने भी आर्मी के इसके खुद के लोग थे उसने उनका हुलिया बनवा के रखवाना शुरू किया। चेहरा सिस्टम, दाग एंड चेहरा। तो दिमाग इंटेलिजेंट है ना, इतना पुराने जमाने में इतनी चीजें सोच रहा है कि भाई हुलिया पता होना चाहिए कि बाहर का आदमी आके हमारी आर्मी में मिल ना जाए, घोड़ों का हमें नंबर पता होना चाहिए, घोड़ों एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन सा घोड़ा किसके पास है, जिससे अगर किसी घोड़े की डेथ होती है तो पता हो किस नोबल का कौन से नंबर का घोड़ा गया है। तो इसने दाग एंड चेहरा सिस्टम शुरू किया। इट्स गुड, एक्चुअली दिमाग था इस आदमी के पास। उसके बाद इसने किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये सिस्टम भी, ये पॉलिसी अपनाता था। किंगशिप मींस, यहां पे इसका सिस्टम ये था, इस पॉलिसी का मतलब है किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब मेरिट के बेस पे सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये नॉवल है तुम्हारा लड़का भी नॉवल बनेगा, ऐसा नहीं है। ये टैलेंट के बेस पे यहाँ पे काम होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे इसी चीज के बेस पे चेयर पे बैठा था। ये कहता था कि मेरे पास दम है रूल चलाने का, मेरे पास दम है राजगद्दी चलाने का, इसलिए मैंने जलालुद्दीन को उड़ा दिया, क्योंकि मैं टॉपर हूं, मैं मेरिट पे आया हूं, मैं उस राजा का लड़का नहीं हूं, लेकिन मैं मेरिट पे आया हूं, ऐसा बोलता था। तो ये कहता था जो मेरिट पे आएगा, जिसके पास टैलेंट होगा,
वही ऊपर बैठेगा, जिसके पास टैलेंट होगा वही ऊपर बैठेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें दम होगा वो राजा बनेगा। तुम में से किसी में दम है तो मेरे को मार दो और राजा बन जाओ, सीधी सी बात है। तो ये बोलता था किंगशिप मींस किंगशिप के पास कोई किंगशिप का वैल्यू नहीं है। किंगशिप मतलब किसी को भीख में कुछ नहीं मिल जाएगा, लेगेसी में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम नॉबल हो और अगर तुम नॉबल का काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। ध्यान रखना, मैं मेरी तरफ से कोई वो बस सोचना कि मैं तुम्हें हमेशा रखा रहूंगा। तो ये पॉलिसी भी ये अपनाता था, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी पॉलिसी मानी जा सकती है। उसके बाद अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये इसके कोर्ट में पोएट हुआ करते थे। अमीर खुसरो आप जानते हो बहुत फेमस पोएट है, पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तोता बोला जाता है इंडिया का, भारत का। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके पीरियड के पोएट है। एक्चुअली अमीर खुसरो जो है ये 5 रूलर्स के अंडर में पोएट रहे हैं, 5 रूलर्स के कोर्ट में पोएट रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अमीर खुसरो को भी आज हम कवर करेंगे एंड में, ठीक है। इसने कुछ दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनवाई हैं, ऑलमोस्ट इसके सारे कंस्ट्रक्शन दिल्ली में ही है, ऐसा ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी कंस्ट्रक्शन आता है दिल्ली टिक करके आना, टेंशन नहीं लेनी है। बिल्ड फेमस गेटवे अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार का जो एंट्रेंस है, कुतुब मीनार जब देखने गए होंगे तो जो एंट्रेंस है उसका वो इसने बनवाया है, अलाई दरवाजा बोलते हैं उसको। न्यू टेंपल, न्यू कैपिटल बनाया है इसने दिल्ली में अपना सिरी में एट कैपिटल बनाया, अपना एक नया कैपिटल बनाया, न्यू कैपिटल एट सिरी दिल्ली, ये भी इसने नया बनवाया था। अगर हम बात करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन में तो इसके पास 4 तरीके के टैक्सेस थे। एक्चुअली पुराने जमाने में 4 तरीके के टैक्सेस चलते थे। क्या टैक्स था? खराज। खराज का मतलब होता था लैंड टैक्स, जमीन पे जो टैक्स वसूला जाता था। दूसरा होता था ज़कात। ज़कात होता था जो मुस्लिम्स के पास वेल्थ होती है ना, जो मुस्लिम्स है उनके लिए अलग से टैक्स होता था, ज़कात टैक्स, ये मुस्लिम्स के लिए होता था बस। उसके बाद जिजिया होता था। जिजिया होता था जो नॉन मुस्लिम्स है उनके लिए टैक्स होता था, जिजिया जो नॉन मुस्लिम्स है, ठीक है। खाम होता था, खाम एक और टैक्स होता था जो वॉर, जब कोई लड़ाई वड़ाई होती थी कुछ लूट के लाते थे ये लोग, तो जो सामान लूट के लाते थे उस सामान लूट के सामान पे जो वॉर से आती थी उस पे भी कुछ टैक्स लगता था। तो 4 तरीके के टैक्स होते थे ये, खराज, ज़कात, जिजिया और खाम, ये 4 तरीके के टैक्स थे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे ये जो लैंड टैक्स है, ये जो खराज है, इसको 50% कर दिया गया, मतलब 50% तक यू हैव टू पे द टैक्स। अब 50% का जो टैक्स है ये वसूलने के लिए कुछ क्या कहते हैं नई पोस्ट बनाई गई कि जो टैक्स वसूल के लाएगा, उस नई पोस्ट को बोला जाता था मस्तक राज। मस्तक राज एक नई पोस्ट बनाई गई जो टैक्स वसूल के लाता था। मस्तक राज का मतलब होता था वो एक आदमी है, वो जाएगा, वो पोस्ट है, वो टैक्स वसूल के लाएगा 50% टैक्स। अच्छा, ये जो 50% टैक्स है ये एस्टिमेट कैसे किया जाएगा? एस्टिमेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी कि लॉसेस ना हो? तो इसने क्या किया, एक पॉलिसी, एक सिस्टम बनाया। देख रहे हो, दिमाग देखना आप। इसने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम ये बनाया कि आपकी जितनी लैंड है वो जितनी लैंड पे आप जितना बीज डालते हो, जितना बीज डालते हो उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। भाई आप अगर 10 बीज डालोगे तो 10 ही तो पौधे निकलेंगे, सीधा सा फंडा। इसका मतलब इसने ये बोला कि अगर मैं इतने बीज डालता हूं तो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। ये पहले से हम एस्टिमेट करके रखेंगे कि इतने बीज इसने डाले हैं और एक अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन हम अपने आप से बना लेंगे। वो जो प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेट निकालेंगे हम कैलकुलेट करके कि भाई इतने बीज पे इतना प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का 50% जो होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब आप देखो, मतलब इसने बीच वाले जो लोग होते थे कि बीच में कोई बंदा पैसा खा ले, उन लोगों का पत्ता काट दिया। इसने सीधा सा बात बोली कि भाई खेत में बीज डालोगे तभी तो कुछ होगा, तो बीज डालोगे तो आपको पता है कितना उगेगा, वो जितना भी उगे, अब जितने हमने बीज डाले हैं उन बीज के हिसाब से 50% का जो प्रोडक्शन है आपका वो आप एज अ टैक्स हमें दोगे। तो इसने बीच वाले लोगों का कोई भी कमाई भाई छुटका कर दी कि भाई ये मस्तक राज के बीच में पैसा ना कमा पाए, इस तरीके का इनको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा ना मिले, इसने सिस्टम बनाया। समझ में आया ना? जमीन पे कुछ बीज डाले, बीज से कुछ पौधे उगेंगे, तो जितने पौधे होंगे तो बीज के हिसाब से होंगे ना, ऐसा तो नहीं एक बीज से 10 पौधे निकलाएंगे। तो इसको पहले से पता है कितने पौधे उगने वाले, कितना प्रोडक्शन होने वाला है, वो प्रोडक्शन एस्टिमेट कर लिया, उस एस्टिमेट का आधा कर दिया, इतना हमें टैक्स देते रहना, बस क्लियर कर दिया इसने। तो ये इसका पहला टैक्स था खराज। ये लैंड टैक्स इस तरीके से यहाँ वसूला जाता था, विच वाज एक्चुअली अ गुड पॉलिसी, क्योंकि इससे बीच वाले जो करप्शन वाली चीजें हैं वो हट जाती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये साउथ तक पहुंचा, मैंने आपको बताया है, इन्वेट किया इसने साउथ। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान इन द सेंस मुस्लिम रूलर हु अटैक्ड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया अटैक करने वाला पहला रूलर था मुस्लिम। इसका एक जनरल था मलिक कफूर। मलिक कफूर को ये साउथ भेजता था और मलिक कफूर साउथ में काफी लड़ाई जीत के आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं इसके लिए, एक प्रताप रुद्र नंबर 2 ऑफ वारंगल जीता था प्रताप रुद्र से इसने। उसके बाद एक क्या कहते हैं रामचंद्र देव, यादव किंग ऑफ देवागिरी, इससे जीता था ये। उसके बाद वीराबला 3, ये होसाला किंग था, इससे भी ये जीता था। ये साउथ इंडिया के काफी सारे किंग थे जिनसे ये अपनी वॉर जीता है। इसने काफी कुछ अपना साउथ तक भी फैलाया हुआ है। इसने एक मॉस्क बनाया था रामेश्वरम में। रामेश्वरम में मंदिर बने होते हैं और ही वाज एक्चुअली नॉन सेकुलर। तो इसने क्या किया था, इसने वहां पे एक मॉस्क बनाया था रामेश्वरम के अंदर। वहां मंदिर बहुत सारे हैं तो इसने एक मस्जिद भी बनाया हुआ है, ठीक है। साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे वो इससे डरने लगे थे और फिर ये जो भी पैसा वैसा मांगता था कि इतना पैसा दे दो वरना अटैक कर दूंगा, तो वो उसको पैसा वगैरह पे करते रहते थे। वो डरने लगे थे इससे काफी लोग डरने लगे थे एक्चुअली। बहुत लोग घबराते थे अलाउद्दीन खिलजी से।
मंगोल इन्वेजन, मंगोल्स ने कई बार इन्वेट करने की कोशिश करी है, लेकिन आप इस बंदे का दम देखो, इसने 12 बार मंगोल्स को एंट्री करने से रोका। 12 टाइम्स मंगोल इन्वेजन इसने रोका है। इंसान कुछ सनकी इंसान होते हैं, कुछ पागल इंसान होते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनमें दिमाग तो होता है बट वो नेगेटिव जगह लगाते हैं। तो ही वाज, यू कैन से दैट काइंड ऑफ पर्सन। दिमाग बहुत था, इंटेलिजेंट था, लेकिन गलत जगह लगाता था। तो ये क्या करता था, अपना एम्पायर तो एक्सपेंड कर लेता था, लेकिन फिर वही चीज है ना, लोगों का दिल नहीं जीत पाता था, लोगों को खुश नहीं कर पाता था, लोग इससे चिढ़े ही रहते थे। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के ये कुछ क्या कहते हैं साउथ इंडियन इन्वेजन थे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग सिस्टम की। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केटिंग सिस्टम की बात करते हैं। मार्केटिंग से पहले डोमेस्टिक पॉलिसीज देख लेते हैं, चलो, जिससे आपको कवर हो जाए, चीजें समझ में आ जाए जो मैंने अभी बताई है। डोमेस्टिक पॉलिसीज अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम देखेंगे तो मैंने आपको बताया ये किंगशिप और किंगशिप वाला सिस्टम अप्लाई करता था कि भाई अगर तुम्हारे में दम है, मेरिट पे हो तो आ जाओगे। इसने ऑर्डिनेंस अलाउ करे कि भाई ऑर्डिनेंस निकालने शुरू किए कि छोटी छोटी चीजें होती थी तो उसमें ऑर्डिनेंस निकाल के अपना काम करवाता था पहले से ही, मतलब खुद ही बना के बोल दिया पर्चा कि ये होगा तो लोगों को फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, इसने क्या कहते हैं स्पाइस सिस्टम जो था, स्पाइस सिस्टम थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, थोड़ा और अच्छा किया, स्पाइस सिस्टम अच्छा किया। सोशल पार्टीज और वाइन वगैरह इसने बैन कर दिया, मैंने आपको बताया। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, इसने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा बनाया जिसको आर्मी का टैग दिया जाता था। ही वाज आल्सो द रूलर, इसने पहली स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। ऐसे मान के चलो कि एक आर्मी मेरे पास फिक्स है, इतने लोग मेरे पास फिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ पीपल इसने काउंट करता था, दाग एंड चेहरा सिस्टम लगाया था तो इसको पता था इतने घोड़े हैं, इतने लोग हैं। तो स्टैंडिंग आर्मी भी इसने पहली बनाई थी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस मैंने आपको बताई दी है, करप्शन को रोकने के लिए ये सब चीजें करता था कि लोगों के बीच में घपला ना हो, अब सेफ्टी भी अच्छी रहे। ठीक है, और जो भी नेसेसरी कमोडिटीज होती थी, खाने पीने की चीजें, उनके प्राइस फिक्स कर देता था कि लोग उसको बढ़ा चढ़ा के ना बेच पाए। ये भी काफी अच्छी चीज है, मार्केट में इसने काफी अच्छी चीज की है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसकी मार्केट पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि इसके मार्केट के टाइम पे इन्फ्लेशन होता ही नहीं था, प्राइस राइज होता ही नहीं था, पैसे नहीं बढ़ने देता था ये, उसकी भी इसने दिमाग लगाया था, वो भी समझाता हूं अभी। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि इसने प्राइस फिक्स कर रखे थे नेसेसरी कमोडिटीज के कि लोग ज्यादा बढ़ा के उसको बेच ना पाए, ऐसे भी करता था। ब्लैक मार्केटिंग एकदम प्रोहिबिट कर रखी थी कि आप बंद करके रख लो आलू, और फिर 10 जब आलू की खेती, जब आलू बिकना कम हो जाए तब अपने आलू निकाल दो कोल्ड स्टोरेज से। ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीजें भी इसने बंद कर रखी थी। ठीक है, रेवेन्यू कैश में कलेक्ट करता था, ये ध्यान रखना है, और कैश में ही कलेक्ट करता था, मतलब पैसे ही कलेक्ट करता था, और किसी तरीके से कलेक्शन नहीं होता था कि मेरा घड़ी ले लो, मेरा ये ले लो, बोला ना, टैक्स आपको कैश में ही देना होगा। ये भी इसकी क्लियर एकदम पॉलिसीज थी। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन था हिंदूज के लिए, ये मैंने आपको बताया था, और उनपे ये अलग से टैक्स लगाता ही था, जजिया वगैरह जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगता था। तो हिंदूज मैंने आपको इसलिए बताया ये सेकुलर नहीं था, ये टोटली इस्लामिक था, टोटली मुस्लिम बेस्ड था, और इसका मन ये था कि हिंदूज को उड़ा दिया जाए, सीधी सी बात है। तो ही वॉज अगेंस्ट हिंदुइज्म। ऑन द अदर हैंड जलालुद्दीन वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ही वाज सेकुलर। उसको पता था इंडिया में हिंदू को अगर सपोर्ट मिलेगा तभी हम राज कर पाएंगे, बिकॉज पॉपुलेशन इज मेजर पॉपुलेशन है वो हिंदूज की है। ठीक है, इसके मार्केटिंग सिस्टम की बात करते हैं, विच इज एक्चुअली द इंटरेस्टिंग वन। मार्केटिंग सिस्टम इसका इंटरेस्टिंग है। इसके पीरियड में इन्फ्लेशन नहीं हुआ, इसने इन्फ्लेशन की पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपनी पॉलिसीज बनाई। ये क्या करता था, इसके टाइम पे इसको पता था 3 तरीके के मार्केट सबसे ज्यादा चलते हैं। किसके? खाने पीने के, फूड ग्रेन का मार्केट चलता है, दूसरा कपड़ों का मार्केट अच्छा चलता है, इसके टाइम पे बिजनेस चलता था कपड़ों का, और तीसरा घोड़ों का। ये 3 अलग अलग टाइप के बिजनेस चलते थे इसके टाइम पे। इसने क्या किया, कुछ ऑफिसेस बनाए जो इनके बिजनेस पे चेक रखते थे। जैसे गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट चेक रखती है ना, तो गवर्नमेंट चेक कैसे रखती है, वो अलग अलग लेवल पे ऑफिसेस बनाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन बनाते हैं, भाई ठीक है, जो चेक करके रखते हैं सब चीजें कि यहाँ पे इतना ग्रेन गया, इतना हमने भेजा, अब इतने का कितना यूज हुआ, तो वो चेक रखते हैं बेसिकली। जब तक चेक नहीं होगा तब तक लोग धोखाबाजी कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक ऑफिसेस बनाए, उन ऑफिसेस का नाम रखा इसने शाहाना ए मंडी। शाहाना ए मंडी ऑफिसेस बनाए गए। इन ऑफिसेस में कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, जिन ऑफिसर्स को बोला जाता था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत ये ऑफिसर्स होते थे जो शाहाना मंडी में बैठते थे। शाहाना मंडी में बैठते थे, जितना भी सामान जा रहा है, फूड ग्रेन्स जा रहा है या बिक रहा है, ये उस पर चेक रखते थे। शाहाना मंडी के अंदर दीवाने रियासत बैठते थे और वो चेक रखते थे फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे, मार्केट के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पे, कितना पे आ रहा है सामान, कितना जा रहा है, सब कुछ ध्यान रखते थे ये लोग। ठीक है, और इन लोगों पे जो शाहाना मंडी में शाहनाज बैठते थे या दीवाने रियासत बैठते थे, दोनों बोल सकते हो। शाहाना मंडी एक ऑफिस है, उसके अंदर दीवाने रियासत, ये शाहाना लोग बैठते हैं, और शाहाना और दीवाने रियासत को भी चेक रखने के लिए एक हाई ऑफिसर भी बनाया गया। एक हाई ऑफिसर फोर्स भी बनाई गई, उनको बोला जाता था मनियान, MANHIYAN। मनहियान जो है ये पोस्ट थी जो बेसिकली शाहाना मंडी के ऑफिसर्स को चेक रखती थी। शाहाना मंडी के जो लोग होते थे, जो उस ऑफिसर्स वहां बैठते थे, शाहनाज या दीवाने रियासत, वो सारे सिस्टम को चेक रखते थे। अब उन पे चेक रखने के लिए एक और पोस्ट बना दी इसने, महानियान, जो
दीवान रियासत को चेक रखती थी, मतलब इसने काफी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था। ठीक है, इसके टाइम पे जीरो इन्फ्लेशन था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो गवर्नमेंट था, ऐसे मान लो जो रूल था, ये लोग खुद प्रोक्योर करते थे सामान, ये लोग खुद प्रोक्योर करते थे सामान, वो अपने पास प्रोक्योर करके खुद रखते थे। और वो क्या करते थे, जब कभी ऐसा यूज होता था, ऐसा टाइम आता था कि बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया है, वैसे आलू है, अब इसने आलू प्रोक्योर करके अपने पास रख ले, लेट्स से दैट, जस्ट फॉर द एग्जांपल, जरूरी नहीं आलू रखता होगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। इसने क्या किया, आलू की मान लो आलू लोगों को चाहिए होते हैं, हर कोई खाता है, ठीक है, तो आलू इसने क्या किया, इनकी गवर्नमेंट ने आलू लाके अपने किंगडम में भर के रख लिए। अब क्या हुआ, कभी ना कभी अगर टाइम अगर आगे ऐसा आता है कि आलू का बहुत ज्यादा अकाल पड़ जाता है, तो उस टाइम पे लोग करप्शन ना करें, लोग ज्यादा उल्टा सीधा काम ना करें कि भाई ठीक है किसी और आदमी ने भी आलू दबा के रखे हुए, वो अब बेच रहा है ज्यादा पैसे में, ऐसा ना करे। तो ये क्या करता था, या पैसे ना बढ़े या प्राइस राइज ना हो, आलू का प्राइस राइज ना होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई है नहीं, जब डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई है नहीं, तो जिसके पास भी आलू है वो महंगा बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपके पास 10 आलू है ना, और आपको पता है सबको आलू चाहिए और आलू की कमी है और सिर्फ आपके पास ही है, तो आप तो कहोगे भाई एक आलू मैं तो 1000 रुपए का बेचूंगा, और लोग खरीदेंगे क्योंकि उनको चाहिए होगा। तो इसी को तो बोलते हैं प्राइस बढ़ जाना। तो ये क्या करता था, ऐसा ना हो इसलिए ये लोग पहले से ही कमोडिटीज को अपने पास रखते थे स्टोर करके, और जैसे ही कभी ऐसी सिचुएशन आती थी ये रिलीज कर देते थे कि भाई हमारे पास जो सामान है ले जाओ। तो ये मार्केट तो था वो स्टेबल रहता था। तो यहाँ पे आप इसका जरा आप सिस्टम देखो, इकोनॉमिक पॉलिसीज देखो, क्या बढ़िया शानदार पॉलिसीज है। उस टाइम पे भी प्राइस राइज का सिस्टम मेंटेन किया हुआ है इसने, प्राइस राइज होने नहीं दे रहा, इन्फ्लेशन होने नहीं दे रहा, दिमाग था बंदे के पास। ठीक है, जो भी मर्चेंट या जो भी बिजनेसमैन होते थे, जो भी कुछ फूड ग्रेन्स खरीदते थे या कपड़े खरीदते थे या घोड़े खरीदते थे, जो भी बिजनेसमैन होते थे, उन सबको यहाँ पे ये जो ऑफिस है शाहने मंडी, इसमें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता था। इसमें उन्हें बताना होता था कि हम इतना सामान उठाएंगे, इतना सामान हमें लेके जाना है, ये सामान हम उठा रहे हैं, हम इसका बिजनेस करते हैं, फुल रजिस्ट्रेशन दे हैव टू गो फॉर दैट। यहाँ पे शाहने मंडी में दीवान रियासत लोगों के सामने, दीवान रियासत ऑफिसर्स हैं, उनके सामने अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। इसकी पॉलिसीज क्यों बता रहा हूँ इतनी सारी, क्योंकि इसकी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है पॉलिसीज, आंसर राइटिंग में भी काम आएगा आपको चीजों में, जब आपने कभी किसी एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ही वाज द फर्स्ट टू ब्रिंग द स्टैंडिंग आर्मी सिस्टम। इससे पहले किसी ने भी अपनी प्रॉपर आर्मी नहीं रखी थी कि एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, बट इसने रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने सारे कंस्ट्रक्शन दिल्ली में किए, क्योंकि हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्या क्या किया है इसने, अलाई दरवाजा, 1000 ऑफ पिलर्स एंड फोर्ट ऑफ सिरी, ये भी बताया इसने। जमानत खान मॉस्क बनाया इसने, अलाई मीनार बनाया। तो ये सारी चीजें दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना आपको इसकी। ठीक, बात करते हैं अमीर खुसरो की। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने एक्चुअली 5 रूलर्स की कोर्ट में अपना गाने गाए हैं और काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अमीर खुसरो जो डिसिपल थे, निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। निजामुद्दीन औलिया है, उनके स्टूडेंट है नहीं थे, उनके स्टूडेंट थे अमीर खुसरो, ध्यान रखना है। 5 सुल्तान के अंडर में इन्होंने अपना काम किया है और इनको पैरट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तूतीए हिंद बोला जाता है इनको। तोता होता है ना पैरट, तो इनको बोला जाता है भाई इंडिया के तोते थे। ठीक, इन्होंने सितार बनाया था, सितार का इन्वेंशन ऐसे कहा जाता है इन्होंने किया था। ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने जो राग है 3, यमन, घोर और सन, ये 3 जो याग है वो इन्होंने बनाई, राग जो है वो इन्होंने बनाई है, इन्होंने इन्वेंट किया, अमीर खुसरो ने इन्वेंट की हुई है। और उर्दू पोएट थे, फर्स्ट उर्दू पोएट थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और कव्वाली स्टाइल भी इन्होंने काफी ज्यादा पैटर्नाइज किया है, काफी ज्यादा फैलाया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अमीर खुसरो के याद रखने हैं आपको। अमीर खुसरो पे छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आप टिप करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने राग बनाई है, इन्होंने सितार को इन्वेंट किया है, ये कव्वाली स्टाइल को ज्यादा पैटर्नाइज करते थे, कव्वाली स्टाइल को ज्यादा सपोर्ट करते थे, उर्दू पोएट थे और 5 सुल्तान के अंदर इन्होंने अपना काम किया है। निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है। पद्मावत में सब उल्टा सीधा दिखाया है, कुछ चीजें सही है, कुछ चीज गलत है जो आपने मूवी में देखी है। अलाउद्दीन की जब डेथ हो जाती है, भी बात करेंगे उसकी भी, पद्मावत की भी बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो जाती है तो उसके जो सक्सेसर्स आते हैं बहुत वीक होते हैं, उनमें कुछ दमम नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है 1316 तक वो रूल करता है, 1316 तक। 1316 के टाइम पे एक उसका क्या कहते हैं सक्सेसर होता है, बच्चा होता है 6 साल का, उसको जस्ट फॉर अ टाइम बिंग एज ए रूलर बनाया जाता है। बट तुरंत उसके बाद मुबारक शाह उसका दूसरा सक्सेसर होता है, मुबारक शाह को रूलर बना दिया जाता है। मुबारक शाह जो होता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है, 1316 से 1320 तक रूल करता है मुबारक शाह, और उसके बाद मुबारक शाह भी हट जाता है। मुबारक शाह के बाद नेक्स्ट उनका सक्सेसर आता है जिसका नाम है नसरुद्दीन खुसरव शाह। खुसरव शाह बोल सकते हो, खुसरव शाह भी अलाउद्दीन का ही सक्सेसर होता है और ये 1320 एडी से रूल करता है और उसके बाद खत्म हो जाता है इनका किंगडम भी खत्म हो जाता है इनका किंगडम। लास्ट रूलर रहता है मुबारक शाह और इनका किंगडम खत्म करने का सबसे बड़ा रूल होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम है, क्या नाम है,
जिसका नाम है गाजी मलिक। गाजी मलिक की अभी मैं बात बताऊंगा। गाजी मलिक क्या करता है 1320 में, ये 1320 तक खुसरो शाह रहता है, 1 साल ही टिक पाता है, और इसके बाद गाजी मलिक जो होता है वो अटैक करके खुसरो शाह को मार देता है। अब गाजी मलिक कौन होता है वो समझो। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी बनाई थी और हर आर्मी के ग्रुप को एक जनरल दिया था, एक हेड दिया था। ये जो गाजी मलिक होता है ये एक्चुअली में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पंजाब का गवर्नर होता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पंजाब का जो रेजिमेंट संभाल रहा होता है वो होता है गाजी मलिक। गाजी मलिक जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है, अलाउद्दीन खिलजी जब तक रहा उसने किसी को भी इतना दम नहीं दिया कि वो रिवोल्ट कर ले, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो सनकी था बहुत बड़ा और बहुत दिमाग रखता था। राजगद्दी या फिर किसी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अगर आप बैठे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हम लोगों को लगता है कि पढ़ाई करके आप कहीं भी पहुंच जाओगे, पढ़ाई करके आप एग्जाम निकाल लोगे, बट वहां पे सरवाइव करना, उस पोस्ट पे आपको लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना, उसके लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपकी आईक्यू इंपॉर्टेंट है, आईक्यू इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कई बार बहुत बच्चों को बताया मैंने, जो लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरे पूरे दिन पढ़ के एग्जाम में निकाल लेते हैं, लेकिन वो जॉब नहीं कर पाते, वो सरवाइव नहीं कर पाते यहाँ पे। उनका रीजन है, उसका रीजन ये, जॉब में सरवाइव करने के लिए आपको पढ़ाई तो एग्जाम निकालने के लिए चाहिए, पर अगर आपको इस पोस्ट पे सरवाइव करना है ना, तो उस पोस्ट पे सरवाइव करने के लिए आपको चाहिए स्किल्स, और वो स्किल्स होती हैं खुराफाती दिमाग में। तो इसीलिए अपने आप को ओवरऑल डेवलप करो। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। ऐसे नहीं होता है कि पढ़ पढ़ के पागल हो गए, पूरे दिन पढ़ते चले जा रहे हैं, ना 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 ना, हर चीज को डेवलप करो, तभी आप सक्सेसफुल एक ऑफिसर बनोगे, अदरवाइज आप खेल खत्म हो जाएगा आपका। आप भी तो एक ऐसे लेवल पे जाके बैठोगे जिस लेवल पे आपको डिसीजन लेने होंगे, और आपके डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी खराब कर सकते हैं और आबाद कर सकते हैं, और आपको भी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि उस डिसीजन पे हो सकता है आपके ऊपर भी बन जाए। इट मींस दैट यू हैव टू डेवलप सम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आल्सो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टाइम के साथ आएंगे ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग भी होती है, बट स्टिल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक पढ़ के पढ़ाकू आदमी नहीं बनना है, मैंने आपको हमेशा बोला ओवरऑल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें हो, सब कुछ आनी चाहिए आपको। हर चीज को अपना अपना टाइम दो, तब जाके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है इंसान की। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम डायनेस्टी के एंड की बात करते हैं, मैंने आपको बोला अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई थी 1316 में, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर गया था। अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर थे, बहुत वीक थे, कमजोर रूलर थे, और 1320 में अलाउद्दीन खिलजी का एक रूलर था, इसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसको इनके पंजाब का ही गवर्नर एक आदमी होता है, इसका नाम है गाजी मलिक, वो मार देता है। गाजी मलिक मार देता है नोबल्स के साथ मिलके। नोबल्स ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे अगेंस्ट होते हैं, जो पुराने नोबल्स रहे होते हैं, उनके साथ मिलकर गाजी मलिक क्या करता है, इसके लास्ट सक्सेसर को भी मार देता है। और गाजी मलिक ही अपना नाम, अगर मैं उसकी बात करूं, उसका नाम होता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जो पंजाब का गवर्नर होता है इनका, वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके जो वीक सक्सेसर होता है, इसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, उसको मार के वहां का राज हासिल कर लेता है और स्थापना करता है तुगलक डायनेस्टी की 1320 में। 1320 में खिलजी डायनेस्टी के बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, पाकिस्तान का गवर्नर जो अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में ही काम कर चुका था, वही अगला राजा बन के गद्दी पे बैठता है। समझ में आ गया होगा। ये था खिलजी डायनेस्टी, जिसमें आपने सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रूलर देखा है। जलालुद्दीन खिलजी वॉज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने इतना कुछ बड़ा हासिल किया नहीं, क्योंकि वो पीस लविंग इंसान था। अलाउद्दीन खिलजी सनकी था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, जलालुद्दीन खिलजी के नाम का यूज करके अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत लोगों को डिस्ट्रॉय किया है। तो लोगों को लगता था जलालुद्दीन खिलजी ने किया है, बट करता अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसकी वजह से जलालुद्दीन खिलजी परेशान हो गया था, क्योंकि वो तो लड़ाई करना ही नहीं चाहता था, बट अलाउद्दीन कर लेता था जाके, सुनता था नहीं उसकी। और अलाउद्दीन इसलिए परेशान था क्योंकि बाद में उसको डांट पड़ती थी। जलालुद्दीन उसको डांटता था कि भाई क्या बदतमीजी करके आ गया, मैं तो बोला नहीं, तुमने क्यों कर दिया, नाम तो मेरा जा रहा है ना। तो ज्यादातर जो वॉर है ना जलालुद्दीन की, वो अलाउद्दीन ने जीती। मैं आपको बताऊं, वही था अलाउद्दीन जो जीत के लाता था सब कुछ। नाम इसका लगता था क्योंकि ये उस समय राजा था। तो इसको ये चीज पसंद नहीं आई कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जीत के ला रहा हूं, नाम इनका हो रहा है, बाद में डांट मुझे पड़ती, तो इनको क्यों नहीं हटा के यहीं बैठ जाता हूं मैं, इसलिए उसने मार दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत मूवी की बात नहीं करूंगा मैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी एक राइटर है, एक पोएम लिखी थी पद्मावत, उससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट है तो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वी हैव टू डिस्कस दोस आल्सो। उनको छोड़ करे बिना मैं छोड़ नहीं सकता, लेसन इंपॉर्टेंट है। पद्मावत एक पोएम लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत। और ये जो बुक लिखी थी ये अवधी में लिखी गई थी, लैंग्वेज अवधी है। और अगर हम बात करें ओरिजिनल, तो जो स्क्रिप्ट है इसकी वो पर्शियन स्क्रिप्ट है, नास्टालिक स्क्रिप्ट है, नास्टालिक स्क्रिप्ट पर्शियन स्क्रिप्ट है, बट बेसिक लैंग्वेज जो है वो आप अवधी बोल सकते हो, हिंदुस्तानी लैंग्वेज अवधी। ठीक है, सिस्टम क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बेस समझा दूं। अगर हम थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे,
2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट बैटल ऑफ चित्तौड़ बता दूंगा कि 1303 में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने बैटल ऑफ चित्तौड़ लड़ा था और चित्तौड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो रानी पद्मावती थी उन्होंने सती कर लिया था, वो कूद गई थी जलते उसमें कुंड में, और सारी रानी जितनी भी रानियां थी सब लोग कूद गए थे, सब मर गए थे। वो आपने मूवी में सब देखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इस पद्मावत के अंदर लिखा क्या। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पोएम लिखी है पद्मावत। इस पोएम के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है इसने पूरी की पूरी कहानी, जिसके अंदर पद्मावती की सारी चीजें बताई हैं। पद्मावती वाज यू कैन से दैट कि वो एक रानी थी, रानी नहीं थी एक्चुअली, वो एक किंगडम था। वहां पे श्रीलंका में था किंगडम एक्चुअली। यहाँ पे एक प्रिंसेस थी पद्मावती, और इन्होंने क्या किया, काफी अच्छी वॉर वगैरह सब कर लेती थी, लड़ाई वड़ाई थी काफी, मतलब काफी ज्यादा। पुराने जमाने में लड़कियों को भी बहुत सारा सिखाते थे, राजपूत के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई जब अटैक होगा तो दे शुड आल्सो हैव द कैपेसिटी टू फाइट विद द एनिमी। तो रानी को बहुत अच्छी तलवार चलानी आती थी, सब कुछ आता था, वॉरियर थी इसे मान लो। इनका शादी का टाइम आता है तो ये एक शर्त रखती हैं कि भाई मैं क्या करूंगी, एक शादी के टाइम पे अपना इनका स्वयंवर होता है तो बोला जाता है कि भाई सारे राजपूत राजा को बुलाया जाएगा और उस राजा से मैं शादी करूंगी जो मैं जिस आदमी को डेजिग्नेट करूंगी उस आदमी को लड़ाई में हरा देंगे। मतलब इन्होंने ये बोला कि एक ग्राउंड में लड़ाई होगी, वॉर लड़ाई होगी, फाइट होगी, और मैं एक आदमी को असाइन करके भेजूंगी, उस आदमी को जो भी हरा देगा, जो भी राजा हरा देगा, मैं उससे शादी कर लूंगी। ऐसा पोएम में लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे राजा आते हैं, उनमें से एक राजा होते हैं राजा रवल रतन सिंह चित्तौड़ के। रवल रतन चित्तौड़ के राजा आते हैं। वहां पे जब लड़ाई होती है, जब वो डेजिग्नेट किया जाता है किसी आदमी को, इन्होंने बोला था ना हम किसी को असाइन करके लड़ाई करने के लिए भेजेंगे, किसी राजा को उससे लड़ाई करनी पड़ेगी, तो ये कोई आदमी नहीं होता जो लड़ाई करने जाता है, खुद लड़ाई करने जाती है। ऐसा पोएम में लिखा है, क्योंकि ये खुद बहुत खतरनाक वॉरियर थे। उन्हें लगता था कि मुझे जो हराएगा मैं उसी से शादी करूंगी, वरना मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया तलवारबाजी करती थी। तो ये लड़ाई करने जाती है। उसके बाद रवल रतन आते हैं, रवल रतन से इनकी वॉर होती है, रवल रतन इनको हरा देते हैं। तो इनको समझ में आ जाता है कि भैया यही आदमी है जिससे मैं शादी करूंगी, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे वॉरियर हैं, इनसे शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शर्त यही रखी थी, तो ये शादी कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो आपने मूवी के अंदर देखा हुआ है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने की सोचता है, फिर रानी को देख लेता है मिरर के अंदर, फिर वो बौरा जाता है, फिर बौराने के बाद कहता है अब तो मैं और ज्यादा बौराऊंगा, अब मेरे को रानी चाहिए, सनक जाता है, पगला जाता है, बौरा जाता है। रवल रतन को टेंशन हो जाती है, क्योंकि अलाउद्दीन तो सबको टेंशन देता था, तो उस टाइम पे वो सब चीजें आपने देखी हुई हैं, ठीक है। अब हमारा पॉइंट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पे अटैक करता है, चित्तौड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और चित्तौड़ को अपना बना लेता है। चित्तौड़ को, रानी को नहीं बना पाता, रानी तो कूद जाती है, चित्तौड़ को कंट्रोल पूरा अपना जमा लेता है। उसके बाद उस पिक्चर में बहुत कुछ दिखाया है कि वो बौरा जाता है, सना जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सन की राजा था, वो सन की रहता है, और 1316 तक, मतलब 1303 है, वो तो बहुत टाइम तक टिका है। अभी मैंने आपको बताया वो तो बहुत टाइम तक टिका है, 1316 तक टिका है, तो और 13 साल लगा रहा है। वो राजा था, वो पागल था, और वो उसका मेन एम था एक्सपेंड करना, डिस्ट्रॉय करना, पैसा कमाना, और अच्छे से चलाया उसने अपना किंगडम, ठीक है ना। उसने जितने बुरे काम किए ना, लेकिन किंगडम अपना अच्छे से चलाया वो, ठीक। तो यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया है वो हर चीज सही नहीं होती है, बट हाँ काफी हद तक जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो, उससे आपको पता ही लग जाएगा। बट वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने प्लॉट आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जो किंगडम था ना जहाँ की रानी थी, वो शिंगला किंगडम था, लंका का है, श्रीलंका का। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इन्होंने पद्मावत लिखी है। पद्मावत जो है ये एक पोएम है जो ये सारी कहानी एक्सप्लेन करती है। अवधी में पोएम लिखी गई है, जो इसकी एक्चुअल स्क्रिप्ट जो है वो पर्शियन है, नाश्चल एक स्क्रिप्ट है, और उसपे ये सारी चीजें लिखी है। दिस इज ऑल अबाउट खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी हमने पढ़ ली, जलालुद्दीन अलाउद्दीन दोनों पढ़ लिए हैं, और बाकी के दोनों बेकार रूलर भी हमने नाम देख लिए हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो तुगलक डायनेस्टी है। जो मलिक ने पंजाब का गवर्नर था, उसने जब मार के खुसरो शाह को अपना रूल बनाया और उसने वहां पे अपना डायनेस्टी का नाम रखा तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक मस्त रहो, ऐश करो, रिवाइज करते रहो।